Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BS Math second semester class and the subject is Calculus 2 और आज का टॉपिक है आपका इन्फिनिट सीरीज़। ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इससे पहले आप लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, राइट। और आज से ये नया टॉपिक है इन्फिनिट सीरीज़। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो डेफिनेशन भी आ सकती है और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से याद करनी है। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड हुज रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब सीक्वेंस में टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हम उसे डिनोट करते हैं A1, A2, A3, ठीक है। तो ये जो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जा रहा है, ये उसकी डोमेन होती है और जो उसकी टर्म्स होती हैं वो उसकी रेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n+1। अभी जो n की वैल्यूज, आप इसको n को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करेंगे, वो क्या होंगी? 1, 2, 3, 4 ही होंगी ना, नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर नहीं हम यहाँ पर कह सकते, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है। तो सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो डोमेन इसकी क्या है? नेचुरल नंबर, और रेंज में इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर आ सकता है, राइट। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। जनरली सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an, इस तरह ब्रैकेट्स में जो है an लिखते हैं सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए, और एंड an इज इक्वल टू, या कोई फॉर्मूला nth टर्म देकर भी आप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर fn इज इक्वल टू 1/n+1 लिखा हुआ है। an इज इक्वल टू 1/n+1 भी सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्फिनिट सीक्वेंस। इन्फिनिट सीक्वेंस हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। बस ज़्यादातर इन्फिनिट है तो उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होगा। फाइनाइट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। An infinite sequence an is said to be convergent if nth term of sequence tends to a definite number L as n approaches to infinity. कन्वर्जेंस क्या है कि अगर आप उसके एक इन्फिनिट सीक्वेंस है, आप उसे कन्वर्जेंट, ज़्यादातर फाइनाइट है तो फिर तो आपको पता है ना कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। लेकिन अगर हम इन्फिनिट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट कब होगी? अगर उसकी nth टर्म का कोई डेफिनेट नंबर आपको पता हो कि nth टर्म उसकी ये है, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। डाइवर्जेंट ये है, a sequence is said to be divergent if nth term of a sequence tends to infinity as n tends to infinity। मतलब उसकी कोई जो आपने जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये सीक्वेंस है, ठीक है, और ये सो ऑन जा रही है, इसकी nth टर्म क्या होगी? इन्फिनिट। अगर n इन्फिनिटी तक जा रहा है, नंबर ऑफ द सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसकी लास्ट टर्म भी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस की हम बता दें कि जी इसकी ये टर्म यहाँ तक जाएगी, जैसे सीक्वेंस ऑफ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, अब इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी? 0। मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आ जाए तो 0 तक ही जाएगी ना, 0 से तो नहीं आगे जा सकती। 0 से 1 के दरमियान में ये जो आपकी है सीक्वेंस ये रहेगी। ऐसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो बाउंडेड अबव। बाउंडेड क्या है? इफ b इज अ फिक्स्ड नंबर सच दैट an इज लेस देन एंड इक्वल टू b फॉर एवरी पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू ऑफ n, देन वी से दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव का क्या मतलब है? उसकी हर टर्म, चाहे वो जौन सी मर्जी टर्म हो, nth टर्म बहुत बड़ी वाली भी टर्म हो, तो भी आप कोई एक ऐसा नंबर हो जिससे हम कह सकें कि ये उससे, इसके सारे नंबर्स छोटे हैं, इसकी सारी टर्म्स उस नंबर से छोटी हैं। अगर ऐसा आप बता सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड अबव है। इसी तरह बाउंडेड
बिलो का क्या मतलब है कि सीक्वेंस की सारी वैल्यूज, सारी टर्म्स जो हैं वो किसी नंबर से बड़ी हों, तो हम कहते हैं कि बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होती है? सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, दोनों अगर हो तो हम उसे बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे सीक्वेंस आपको बताई, 1/2, 1/3, 1/4, अब ये 100 सीक्वेंस जा रही है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि ये 0 से 1 के दरमियान में रहेगी। मोनोटोनिक सीक्वेंस, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूज भी इसमें स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। मोनोटोनिक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग कब होगी? व्हेन ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए एन, यानी जो अगली टर्म है वो पिछली टर्म से बड़ी हो या बराबर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन डिक्रीजिंग, कि कम नहीं हो रही इसकी वैल्यूज। नेक्स्ट टर्म जो है अगर प्रीसीडिंग टर्म से बड़ी या उसके इक्वल हो, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? नॉन डिक्रीजिंग। इसी तरह अगर नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछली टर्म से छोटी हो या उसके इक्वल हो, यानी ग्रेजुअली आपकी वैल्यूज कम होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, तो हम ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिर्फ इंक्रीजिंग का वर्ड किसके लिए? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस के नेक्स्ट टर्म पिछली से बड़ी हो, इक्वल नहीं हो सकती, बड़ी होनी चाहिए लास्ट में। और डिक्रीजिंग क्या है? कि नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीसीडिंग से छोटी हो, इक्वल नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्ट्रिक्टली का वर्ड यूजुअली यूज नहीं किया जाता, या नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग होता है, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली अगर आ जाता है तो भी उसका वही मतलब है। तो ये जरा ध्यान से इसको याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट अ बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, यानी कोई अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों हो, तो वो कन्वर्जेंट ही होगी। लेकिन एक बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। ठीक है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब जिसकी nth टर्म कोई डेफिनेट नंबर है, तो डेफिनेटली वो बाउंडेड होगी, बाउंडेड अबव भी होगी, बाउंडेड बिलो भी होगी। लेकिन एक बाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। नंबर 2 क्या है? अ बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर बाउंडेड है और साथ मोनोटोनिक भी है तो फिर वो कन्वर्जेंट ही होगी। अब बाउंडेड अबव एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एक मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है सीक्वेंस और वो साथ बाउंडेड अबव भी है, तो ऑब्वियसली वो कन्वर्जेंट होगी। इसी तरह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो है तो वो भी सॉरी कन्वर्जेंट होगी। An unbounded sequence is divergent. तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, ये सारे आपको अच्छी तरह से याद आपने करने हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी डेफिनेशन आ सकती है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन, determine whether the sequence converges or diverges. If it converges, find its limit. अब कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है सीक्वेंस, इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? लिमिट अप्लाई करके। क्योंकि कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ही हमने ये की थी कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ इट इज इक्वल टू अ डेफिनेट नंबर, तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाती है तो वो डाइवर्जेंट है। राइट तो अभी एक nth टर्म गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/√n² + 3। आप इस पर लिमिट अप्लाई करें। इन क्वेश्चंस के लिए आपको लिमिट के जो सारे आपने पढ़े थे वो रूल्स बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। आप उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साथ साथ तो वैसे आपकी रिवीजन होती ही जाएगी। अब अगर डायरेक्ट
2/√ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। 2/n यानी स्क्वायर रूट के अंदर से n कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास आ गया 1 + 3/n का स्क्वायर। तो ये आपके किसके इक्वल हो गया? 2/∞, विच इज इक्वल टू 0। सो द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है n-3 का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? n-3 का फैक्टोरियल है तो n-1 का फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल। तो आपको पता है ना कि 5 का फैक्टोरियल क्या है? 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह n का फैक्टोरियल क्या है? n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 एंड सो ऑन 1 तक जाता है। तो ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन यूज़ करते हुए n-1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ताकि ऊपर वाला n जो है वो कैंसिल हो जाए और आपके पास आ गया 1/n-1 n-2 और ये इन्फिनिटी जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आता है। 0 एक डेफिनेट नंबर है, सो द सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0। राइट, डायरेक्ट हम ऊपर क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। लिमिट्स वाले चैप्टर में आपको बताया था कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0/0। ऐसी फॉर्म्स जो हैं उनको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते, उनका आंसर नहीं बता सकते। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। या तो आप सिंप्लीफिकेशन करके इस चीज़ को ख़त्म करें या आप ऐसा करें कि l'Hopital रूल लगा दें। ठीक है, तो अभी तो इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन इन दो क्वेश्चंस में करके आपने लिमिट फाइंड आउट की। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + -1 की पावर n ओवर n। सोल्यूशन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई की 1 + -1 की पावर n ओवर n। 1 + 0 इज इक्वल टू 1। द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1 एंड इट इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर -1 की पावर n से मसला होना था क्योंकि कभी उसने माइनस हो जाना था, कभी प्लस हो जाना था। अगर किसी सीक्वेंस की वैल्यूज़ इस तरह आ रही है ना कि दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, कभी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, तो भी हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे क्योंकि उसका आंसर कोई डेफिनेट नंबर आना चाहिए। आगे क्वेश्चन आएगा फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1/n था, उसने 0 ही हो जाना था, चाहे वो पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, इसलिए इसका आंसर 1 + 0 इज इक्वल टू 1। द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1 एंड इट इज़ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है n+1/n, लिमिट अप्लाई की, n कॉमन लिया। क्यों n कॉमन लिया? ताकि हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये 1 + 1/n, 1 + 0, अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 1 आंसर आएगा ना। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है। 1/∞ किसके इक्वल होता है? 0 के, इसलिए 0 आंसर आ गया। ऊपर डायरेक्ट नहीं हम कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 नहीं होता। द सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेस टू 0। n की पावर 1/n। अच्छा, ये एक और चीज़ इसमें आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ कि क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं ना, ये आगे भी यूज़ होंगे, तो इसलिए अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। मतलब नेक्स्ट आपके जो टेस्ट आएंगे, कंपैरिजन टेस्ट वगैरह, या उसमें भी ये यूज़ होते हैं। तो है, ये क्वेश्चन है n की पावर 1/n। अब इसके अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँ तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए करेंगे लेट y इज इक्वल टू n की पावर 1/n और दोनों साइड पे लॉग नेचुरल ले लें। लॉग नेचुरल लेने से पावर को हम डील कर लेंगे, 1/n लॉग नेचुरल n आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई की, अगेन ये देखें लॉग नेचुरल n ओवर n क्या होता है। लॉग नेचुरल इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ये फॉर्म बनती है। यहाँ पर थोड़ी सी आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है कि आपने l'Hopital रूल यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये आपके पास आ जाएगा 1/n ओवर 1 और जब आप इस पर फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर? तो ये एक स्टेप कर लें, नहीं भी किया तो भी अंडरस्टूड है आप। Therefore लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log natural y इज इक्वल टू 0। अगर log natural y इज इक्वल टू 0 है तो y किसके इक्वल आएगा? e की पावर 0 के, विच इज इक्वल टू 1। Thus the given sequence is convergent and it converges to 1।
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर n ओवर 2n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो आपका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। अगर हम l'Hopital रूल लगाएं तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी an टर्म ली, an प्लस 1 टर्म ली, दोनों टर्म्स ली और उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ गया 1 ओवर n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ये जो नंबर है, अब n की डिफरेंट वैल्यूज डाल के, ये हमेशा 1 से छोटे ही आएंगे। ठीक है, कोई फ्रैक्शन आएगी, 1 ओवर 3, 4, इस तरह से फ्रैक्शंस आएंगे आपके पास, और वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1। Therefore, an plus 1 is less than an for all n, and so the sequence is decreasing. ठीक है, एक तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग है कि उसकी वैल्यूज कम होती जा रही हैं, दूसरा क्या है, सीक्वेंस आपकी बाउंडेड अबव है, इसकी सारी वैल्यूज जो हैं वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 है फॉर ऑल n। द सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड हेंस कन्वर्जेंट। अब इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये बताया है कि कन्वर्जेंट है, ये नहीं हम बता सके कि किसको। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n ओवर 2n फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू, ये जो आपने लिख लिया, जो एक्सपैंड ऊपर किया था, एंड इट इज इक्वल टू 0, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। तो 3n, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3n की पावर 4 प्लस 1 ओवर 4n स्क्वायर माइनस 1। इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अगेन ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया कि n 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। ये लिमिट का एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि इसमें जो अगर इस तरह से फ्रैक्शन में गिवन हो तो हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 3 प्लस 0 ओवर 0 माइनस 0 आ गया, यानी 3 ओवर 0 आपके पास आंसर आ गया, विच इज़ इन्फिनिटी। तो क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करती है, द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। राइट, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट आएंगे, जिससे आपने सीक्वेंस सीरीज के बारे में बात करनी है, सीक्वेंस और सीरीज के बारे में, तो उनसे भी आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आज का जो लेक्चर है आपका वो इजी है एज कम्पेयर टू, लेकिन सिर्फ इसमें आपने ये करना है कि डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। इन्फिनिट सीरीज की डेफिनेशंस आपके माइनर होंगी तो आगे आपको जो है वो ये टॉपिक करने में आसानी होगी। जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2n फैक्टोरियल, एक सेकेंड है ये कर जी, 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का स्क्वायर। सोल्यूशन 2n फैक्टोरियल लिख लिया, नीचे n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, n फैक्टोरियल जो है n फैक्टोरियल से कैंसिल, जी, तो n फैक्टोरियल एक n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, नीचे एक n फैक्टोरियल आपके पास रह गया, आपने उसको भी एक्सपेंड करके लिख लिया। ऊपर 2n फैक्टोरियल की जो एक्सपेंशन थी उसमें से सिर्फ आपके पास हाफ टर्म्स बची हैं 2n से लेकर n प्लस 1 तक। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं एक्चुअली, ये जो क्वेश्चंस इससे हुए हैं, लेकिन वो आगे सीरीज में आएगा, देखेंगे। अभी आपके लिए ये है कि अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर अभी नहीं आएगा, आपको फाइन नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये जो टर्म है इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन n ओवर 2। n ओवर 2 से ये बड़ी वैल्यूज़ होंगी। आप
एक दो को पुट करके देख लें, एक दो वैल्यूज n इज इक्वल टू 1 रख लें, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, तो इट इज ऑलवेज इक्वल इज ग्रेटर देन n/2। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यूज जो है वो n/2 से बड़ी हैं। और अगर n/2 को अगर हम देखें तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये भी इन्फिनिट हो जाएगा। सो द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, कि इससे छोटी जो सीक्वेंस है n/2 वो अगर डाइवर्जेंट है और इसकी वैल्यूज तो सारी उससे बड़ी हैं तो ऑब्वियसली ये भी डाइवर्जेंट होगी, राइट। और जब डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है तो उसमें आपने उसका बताना नहीं होता, उसकी लिमिट नहीं बतानी होती, क्योंकि उसकी लिमिट होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस एन स्क्वायर ओवर 3 प्लस एन का स्क्वायर और उसकी पावर n है। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करके अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 ओवर डायरेक्ट तो नहीं इसको डील कर सकते, एन स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 2 ओवर एन का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 ओवर एन का स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी है, सिर्फ अंदर अगर हम देखें, अभी बाहर वाले इन्फिनिटी को नहीं आपने छेड़ना, अंदर अगर आप देखेंगे कि क्या आंसर आता है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1। तो -1 की पावर n वेयर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब इस अगर ओड नंबर्स होंगे तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, अगर इवन नंबर्स होंगे तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी। सो द सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू अ यूनिक लिमिट एंड सो इट इज़ डाइवर्जेंट। तो यही मैंने आपसे पहले भी अभी बात की थी कि अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो उसकी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, कुछ के लिए अगर n की वैल्यू ओड है, जैसे यहाँ पर n बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन अगर n ओड है तो इसकी वैल्यू -1 होगी और अगर इवन है तो इसकी वैल्यू +1 होगी। तो एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कोई डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट मीन्स ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग नेचुरल n का स्क्वायर ओवर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई की और इसको सॉल्व किया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग नेचुरल x का स्क्वायर ओवर x ले लिया, वेयर x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब टेंस टू इन्फिनिटी का यही मतलब होता है ना कि इन्फिनिटी तक जा रही है, पहुंची नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल होता है 1 से इन्फिनिटी तक। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 लोपिटल रूल इस पे अप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 2 लॉग नेचुरल x ओवर x। अगेन लोपिटल रूल अप्लाई कर दें तो 2 ओवर x ओवर 1 आ गया एंड इट इज इक्वल टू 0। सो द सीक्वेंस कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू 0। जी एक और क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n ओवर 5n। इसकी लिमिट आपने फाइंड आउट करनी है, एक सीक्वेंस गिवन है, तो लिमिट फाइंड करने के लिए क्लियरली आपको पता चल रहा है ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम इस पर लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे और लोपिटल रूल अप्लाई करके आपका आंसर इन्फिनिटी आ गया। तो लिमिट इन्फिनिटी आ गई एंड दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, राइट। तो अच्छा, और एक और चीज़ जो इन्फिनिट सीरीज़ के बारे में आपको बतानी थी, SM यूसुफ की बुक जो है उसमें ये 8th चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड का, राइट, मैथमेटिकल मेथड। अभी जो इंटीग्रेशन हम कर रहे थे वो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री से कर रहे थे, लेकिन ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिकल मेथड का 8th चैप्टर है। और आपके पास जो ऐप है उसमें भी इसके सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के, उससे भी कर सकते हैं। अगर आपने बुक ले ली है तो भी मैंने आपसे कहा था कि उस बुक का फ़ायदा ही होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वो यूज़ होती रहेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है तो उससे आप फॉलो कर रहे हैं तो 8th चैप्टर है। अगर आप थॉमस की बुक से करना चाहते हैं तो भी तो वेल एंड गुड, मतलब दोनों में सेम ही चीज़ें हैं, जस्ट सिर्फ हर टाइप का क्वेश्चन है SM यूसुफ की बुक में, लेकिन थॉमस की बुक में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेथड आपका मिस हो जाएगा अगर आप किसी एक बुक को फॉलो करेंगे। तो मैं साथ साथ जब लेक्चर करती हूँ, एक टॉपिक करवाती हूँ, तो मैं देख लेती हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी बुक में नहीं ऐसा है कि एक चीज़ नहीं है दूसरी में है, तो वो भी आपको करवा दूँ ताकि आपकी कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। तो ये आप
लेकिन आप इस तरह से मत कीजिएगा, आप कोई एक बुक रख लें और उसको फॉलो करें। या सबसे बेस्ट तो ये है कि आप लेक्चर्स जो हैं उनको उनके नोट्स बनाएं और आप अपनी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप और आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो डेफिनेशंस अच्छी तरह से करनी है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इन्फिनिट सीरीज़ में मैं ड्रा नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें डिफरेंट आपके पास रूल्स और फॉर्मूलाज और थ्योरम्स आएंगे जिसकी हेल्प से आपने बताना है कि सीरीज़ जो है या सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। और उसमें बहुत क्वेश्चन को समझना जो है वो थोड़ा हो जाता है कि किस फॉर्मूले या रूल से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके जो है वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा और आसानी से आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।